हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक एटम जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक करंट लूप बनाता है। क्या बनाता है बेटा? करंट। तो इस करंट लूप की वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएट होता है बेटा। क्या होता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होता है। जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या फिर कह सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होता है बेटा, तो ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करता है। अगर पेयर होता तो उसकी वजह से जो करंट होता वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं बेटा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो उस वाले डाइपोल्स के अपोजिट होता है बेटा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, पेयर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो उनका जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यानी कि दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम जोड़ेंगे, भाई जोड़ना क्या है, घटेगा, क्योंकि माइनस का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट क्या आएगा, 0 आएगा, दोनों सेम ही होंगे। और पेयर्ड में नेट डाइपोल जो होगा वो 0 नहीं होगा, अनपेयर्ड में, सॉरी। तो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे अगर बहुत सारे एटम एक साथ आ जाए तो देखिए बेटा, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे एटम्स एक साथ आए तो क्या होता है। टॉपिक का नाम है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई से डिनोट करते हैं बेटा इसको, या फिर इसको मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी बेटा इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। ठीक है, डिफरेंट बुक में अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है बेटा, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बात करेंगे बेटा ग्रुप ऑफ एटम की पहले, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन बताएंगे आपको आई की। तो ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो देखो, एक एटम जिसके इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, तो उसका डाइपोल होता है ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से करंट बेटा ऐसे घूम रहा है, मान लेते हैं करंट ऐसे घूम रहा है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऊपर की साइड। अब हमने एक मटेरियल ले लिया बेटा, क्या ले लिया बेटा, एक मटेरियल ले लिया बेटा हमने। इस मटेरियल में क्या है, बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है बेटा, एक मटेरियल के अंदर 1 mm क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर 10⁻⁻20 एटम होते हैं। पता होगा बेटा ये चीज आपको। ठीक है, तो इतने सारे एटम्स बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। हर एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो हर एटम का अपना क्या होगा बेटा, एक मैग्नेटिक डाइपोल्स होगा। हर एटम का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। मैंने यहां पर एरो के साइन से बेटा सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मेटेरियल के अंदर दिखा दिया। ये कोई मेटेरियल है, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर हम बात करें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अनपेयर्ड हो तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका एटम के साथ और भी एटम आ जाए जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को देखो कैंसिल करेंगे बेटा। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, तो इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसके पास भी है, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहां से बेटा क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस पूरे मेटेरियल के, देखो सभी एटम्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां से नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मटेरियल आल्सो इज इक्वल्स टू 0। चलिए आगे बेटा समझ में बात ही है। चलो अब हम बात करते हैं, अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया B नोट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर बेटा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बेटा यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा इस मेटेरियल के अंदर? हमें देखने को मिलेगा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन के अंदर सारे अलाइन हो गए। देखो सारे के सारे इस डायरेक्शन में, प्रॉपर तरीके से नहीं, कभी मैं आप सीधे सीधे दिखा दूं, यहाँ पर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अब एक डायरेक्शन में है, सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक है बेटा, एक ही डायरेक्शन में है। सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? तो ये यहां से बन चुका है एक मैग्नेट। ये क्या बन चुका है बेटा? एक मैग्नेट बन चुका है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा? क्लियर? और इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ और इसको बोल सकते हैं बेटा हम साउथ। तो ये अब एक मैग्नेट बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? मैग्नेट। यहां से एक बात क्लियर हुई कि हर एटम या हर मेटेरियल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। हर मेटेरियल, जैसे ये पेन भी है, अगर इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसके एटम्स के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहां से बेटा ये कैप भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है, बट यहां पर ये मैग्नेटिक नेचर शो नहीं कर रही, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है बेटा वो सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक डाइपोल 0 होगा। तो किधर साउथ होगा किधर नॉर्थ होगा कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही इस मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि इसके सारे के सारे एटम्स के जो डाइपोल्स है वो सारे एक डायरेक्शन में लाई हो जाते हैं। तो ये रीजन था। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हुआ बेटा? इसका m नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, इसका पर यूनिट वॉल्यूम आपसे कहते हैं भाई पर यूनिट वॉल्यूम बताओ कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, देखो ये मेटेरियल है, इसका वॉल्यूम v मान लेते हैं, पूरे का वॉल्यूम v है। ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई ये कितना अच्छा मैग्नेट बना या कितना अच्छा मैग्नेट ये बन सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा फिजिक्स में? हमेशा किसी भी चीज का यूनिट वॉल्यूम, जैसे पूरे का वॉल्यूम v है, पूरे के वॉल्यूम में m क्या हुआ बेटा? जनरेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पूरे वॉल्यूम के अंदर m नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m जनरेट हुआ। ठीक है बेटा, तो हमें क्या चाहिए यहां से? हमें चाहिए कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को v से डिनोट कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? बात आई बेटा समझ में? सॉरी, यहां से पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। क्लियर? तो बेटा यहां से ये बात प्रूव हो गई कि हम ये m जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास पूरे मेटल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और I क्या है? ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। I भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बेटा, क्योंकि जब पर यूनिट वॉल्यूम की बात आ गई तो इसका मीनिंग क्या कर रहे हैं? हम उस चीज को स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, पूरे स्कूल के अंदर एग्जाम हुए और सभी बच्चों का रिजल्ट आया, तो क्या करते हैं? हम पूछते हैं कि भाई ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट कैसा आया। ठीक है, तो क्या करते हैं? रिजल्ट मान लो ओवरऑल स्कूल का किसी क्लास का अच्छा रिजल्ट आ गया, किसी क्लास का खराब आ गया, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, ठीक है, किसी का एवरेज आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे? हम स्पेशलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे? बताइए 12th क्लास का रिजल्ट कैसा आया। तो वहां पर क्या हो जाता है कि स्कूल की क्वालिटी पता लग जाती है, भाई 12th का रिजल्ट अच्छा आ गया तो अच्छा स्कूल है ना, ऐसे हम पता करते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? पूरे मेटेरियल जो मैग्नेट बना है इसका पूरे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है उसको हम बोलेंगे I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर बेटा? यूनिट क्या होगी इसकी वो देख लीजिए, I की यूनिट क्या होगी। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स created in a magnetic material per unit volume, it is defined, it is called intensity of magnetization. So we here to study about the unit of I। देखो बेटा m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में v की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर क्यूब। तो यहां से आएगी एम्पियर पर मीटर।
ये होगी यूनिट किसकी, आई की। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी टॉपिक होगा बेटा। दो टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी हम बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की जो क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं बेटा, मैग्नेटाइजेशन का शब्द का मीनिंग क्या होता है। मैग्नेटाइजिंग शब्द का मीनिंग होता है कि हम किसी भी मेटेरियल को कितना अच्छा मैग्नेट बना पा रहे हैं या कोई मेटेरियल कितना अच्छा मैग्नेट बन पा रहा है। ये सारा प्रोसेस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उस फैक्टर में पहला हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब पढ़ रहे हैं बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। H से डिनोट करेंगे बेटा इसको कभी कभी किसी बुक में बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल देते हैं बेटा इसको। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, बुक के तरीके से मत समझना इसको, मैं यहां तो जब समझा रहा हूं उस तरीके से समझना बेटा क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां से H की, तो बेटा एक बात क्लियर हो गई कि एक मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने बी नॉट अप्लाई किया, तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा क्योंकि इसके जो डाइपोल्स है बेटा वो एक डायरेक्शन में लाई हो जाएंगे। ओके, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा और ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। अब जब ये मैग्नेट बना, ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर, तो इसका अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। इसको मैं बी एम से डिनोट कर लेता हूं। बी नोट हमने अप्लाई किया, बी एम इसके अंदर क्रिएट हुआ, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी एम जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस मटेरियल की है। इसकी बेटा इस मटेरियल की, क्योंकि मटेरियल भी तो एक मैग्नेट बन चुका है। तो इनसाइड द मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने लिखी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मैग्नेट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बी एम इज ग्रेटर देन बी नोट होगा या बी नोट इज ग्रेटर देन बी एम होगा? सोचिए इस चीज को, बता तो नहीं पाओगे क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं बेटा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आप सिर्फ सोचिए इस चीज को, इनमें से कौन सा फैक्टर ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है। तो बेटा बिल्कुल ये ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी एम इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, क्यों होता है ऐसा? देखिए बेटा, हम बाहर से तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर से होके जाएगा ही जाएगा, साथ में इसके अंदर जो डाइपोल्स थे उनका मैग्नेटिक फील्ड भी, तो दो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जुड़ेंगे बेटा, तब जाके हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मैग्नेट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल्स, जो डाइपोल्स है इनकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात आई बेटा समझ में? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल्स प्लस जो bm की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं बेटा, bm नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, सॉरी ये m मत लो बेटा, यहां पर bm तो नेट के लिए लिया जाएगा, तो इसके लिए आप ले लो I ले लो, यानी कि इनसाइड। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल्स प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बड़ी है बेटा, किससे? वो बड़ी है किससे बेटा? अप्लाइड से। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी है, इनसाइड प्लस एक्सटर्नल दोनों जोड़ेंगे तब हमें नेट मिलेगी। तो इसके अंदर आपको हमेशा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं हम कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला तो हो गया बेटा इंटरनल फैक्टर,
तो इंटरनल फैक्टर कौन सा, आई। जितना ज्यादा आई होगा इसका, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा बेटा, उतनी ही ज्यादा यहां से बी आई की वैल्यू होगी, बी आई। ओके क्लियर। दूसरा देखिए बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जो बाहर से हमने फील्ड अप्लाई किया है बी नोट, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि एच के ऊपर। तो इन दो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा आपके इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बी नोट को अप्लाई करोगे बेटा आप, जितनी ज्यादा ताकत फोर्स के साथ बी नोट को अप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितने ज्यादा डाइपोल्स होंगे बेटा, उतना ही बी आई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए हमारा बी एम बी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। तो कुल मिला के यहां से हमें एक चीज मिली कि जो बी नेट है, बी एम, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीजों के, एच प्लस आई। जितना ज्यादा एच और आई होगा उतना ही ज्यादा बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एच और आई होगा बेटा, उतना ही ज्यादा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। तो एच और आई के जोड़ यानी कि प्लस यानी कि एडिशन के ऊपर डिपेंड करती है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नोट एच प्लस आई। बात आई बेटा समझ में, बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नोट एच प्लस। ठीक है, तो H क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, उसको बोलते हैं बेटा हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ तो बी नोट से डिनोट की जाती है बेटा, बी से डिनोट की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो बी से डिनोट की जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरे किसी मेटेरियल को कितनी फोर्स के साथ अच्छा मैग्नेट बना सकती है बेटा, वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्लियर बेटा। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे पास एक लोहे का चक्कू है, या लोहे का मान लो ये रोड है। इस रोड को मैं अपने हाथ में ऐसे करना चाहता हूं, मान लो ऐसे मैं इसको हिट करता हूं अपने हाथ से ऐसे इसको, तो ये रोड मेरे हाथ के अंदर एंटर नहीं करती। सोचिए इस चीज को, मेरे हाथ के अंदर एंटर नहीं करती। इस चीज को घर पे करके मत देखिएगा, ठीक है। इट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बेटा। तो यहां से बेटा क्या है कि जब आप इससे ऐसे हिट करते हो तो नहीं, ठीक है। तो ये तो हम मान लो 10 न्यूटन फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स से, लेकिन हमारी जो ये आर्म है, ये पाल्म है, इसके अंदर बेटा ये एंटर नहीं कर रही। तो क्या करते हैं, इसको आगे से बिल्कुल पतला कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, इसको पैना कर लेते हैं आगे से, और फिर से हम हिट करते हैं ऐसे, तो ये एंटर कर जाता है। 10 न्यूटन फोर्स से हिट कर रहे हैं तो फिर ये एंटर कर जाता है। तो यहां से हमने इसी रोड को 10 न्यूटन फोर्स से इसके ऊपर हिट किया तो एंटर नहीं किया। इसकी जो सामने वाली ये आपके पास साइड, इसको और शार्प किया तो ये एंटर कर गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो बी था वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो तो ये रोड और रोड के आगे आपको कितने फोर्स से इसको अप्लाई कर रहे हो वो। लेकिन क्या है कि बेटा हम इसका अगला हिस्सा शार्प कर दे तो ये इसके अंदर एंटर कर जाता है, नहीं कर जाता, ये इसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ओके, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। बात आई समझ बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा हमारे पास आई है, इसी से हम आगे स्टडी करने वाले हैं। देखिए आगे साफ कर दूं मैं इसको, देखिए एक और एग्जांपल से आपको एच में समझाना चाहता हूं। देखिए बेटा, यहां से आपने एक सोलेनोइड लिया, मान लो इस सोलेनोइड को आपने करंट दिया यहां से बेटा आई, तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मान लो एक सिंगल कोइल को करंट आई देते तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस होता बी, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती कितनी होती बेटा, मान लेते हैं बी, जैसे 1 टेस्ला मान लेते, चलो फॉर एग्जांपल 1 टेस्ला, और यहीं पर 2 कोइल ले लेता तो बेटा मैं दूसरी के पास भी करंट आई जा रहा होता, तो सीधी सी बात है यहां से 2 टेस्ला हो जाता मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों कोइल का सेंटर तो एक ही है ना। तो 2 कोइल करंट दोनों के पास आई हमने भेजा, एक की वजह से 1 टेस्ला, 2 कोइल ले रहे तो 2 टेस्ला, 3 कोइल ले रहे तो 3 टेस्ला।
यानी कि एक कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी करंट जो यहां से आई करंट जा रहा है वो तो बी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, सब यानी कि ये कोई भी बी करेगी, ये कोई भी बी करेगी, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करेगी, ये कोई भी बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ाना चाहता हूं, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूं बेटा, तो क्या करूं मैं यहां से कोइल की संख्या बढ़ा दूं। क्लियर? और इस कोइल की संख्या बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं किसकी, बी की। इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा बेटा कि बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नोट तो पता ही होगा सभी को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। ठीक है बेटा, वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होती है ये, क्योंकि जब हम चलो इसको आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब आगे ध्यान दो। अब एक मेटेरियल है बेटा, इस मेटेरियल के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है बेटा बी नोट, जिससे ये मैं आपके पास इसके डाइपोल्स एक डायरेक्शन में क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम जो क्रिएट होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ओके भाई, जितना ज्यादा आप एच अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा डाइपोल्स बेटा इसमें क्रिएट होंगे, वो भी एक डायरेक्शन में। तो आई की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आई इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एच। ठीक है बेटा, एंड बी एम नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन एच एंड आई, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, लेकिन जो आई क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर, एच के ऊपर। जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई। ओके, तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बेटा, ये हम लेंगे यहां से, इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये सिंबल आया यहां पर, इसको बोलेंगे बेटा जीटा, और इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं बेटा। और ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड टेम्परेचर। इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है बेटा, कि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा मैग्नेट पड़ेगा। आप एक आयरन ले रहे हो यहाँ पर, एक कॉपर ले रहे हो, एक एल्यूमिनियम ले रहे हो, एक प्लास्टिक ले रहे हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास ये अच्छा मैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो H के साथ साथ ये इसकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा बेटा I की वैल्यू। तो यहां से ये सस्पेक्टिबिलिटी जो आया हमारा, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, साथ साथ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे बेटा यहाँ का, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्साइटेड होकर कभी आपने इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ से सस्पेक्टिबिलिटी यानी कि I की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज है आपके पास। सस्पेक्टिबिलिटी समझ में आ गया। सस्पेक्टिबिलिटी जो नया फैक्टर आया है बेटा वो क्या है बेटा, देखो H को इसके डिवाइड में ले चल जाओ, तो I अपॉन में H जीटा। ठीक है, अब हमने जो H की बात की थी, H की यूनिट क्या होगी बेटा, तो आपको एक चीज तो मालूम है, यहां से देख के पता लगा सकते हो आप यूनिट क्या होगी H की। I और H दोनों ऐड हो रहे हैं, और I और H जब ऐड हो रहे हैं बेटा, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, दो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। सेम यूनिट वाली वैल्यू ही हमेशा क्या होती है बेटा, ऐड होती है। तो इनकी दोनों की यूनिट क्या है बेटा, सेम है, क्योंकि ये ऐड हो रही है। तो H की यूनिट भी क्या होगी बेटा, एम्पियर पर मीटर। ओके, तो सस्पेक्टिबिलिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस। व्हाई, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है बेटा, सेम। ओके, चलिए अब इसी वैल्यू को उठा के, I की जो वैल्यू आई है इसको उठा के मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं। देखिए बेटा ध्यान से करते हैं, I की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट, Vm म्यू नोट H और जीटा H। बेटा हमने पुट किया, यहां से I की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दी। यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, म्यू नोट 1 प्लस जीटा और H हमने ले लिया कॉमन। तो ये आ गया बेटा एक अनदर फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है बेटा,
net magnetic field intensity inside a magnetic material is equals to this mu naught 1 plus zeta into h। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखिए। ओके, अब बात यह है कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, न्यू कॉन्सेप्ट, या फिर आप समझ लीजिए इसको नोट भी डाल लीजिए, ठीक है। आगे की जितनी भी इक्वेशन होगी इसी चीज पे डिपेंड करेगी बेटा। देखो, मान लो आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो बी नोट, बी नोट आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बीच में अप्लाई किया और यहां पर कोई मेटेरियल नहीं रखा। क्या नहीं रखा बेटा? कोई भी मेटेरियल नहीं रखा। तो यहां से आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। अरे सीधी सी बात है यार, आप कोई मेटेरियल नहीं रखोगे कहीं पर भी, तो वहां पर मेटेरियल नहीं है तो वहां पर एटॉमिक डाइपोल्स नहीं होंगे बेटा, और एटॉमिक डाइपोल्स नहीं होंगे तो आई कहां से मिलेगा? सीधी सी बात है, कोई मेटल नहीं होगा तो मैग्नेट कैसे बनेगा? तो आई कहां से होगा? आई नहीं होगा। आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। और जब आई 0 हो गया तो सीधी सी बात है यहां पर 0 रखो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। बी एम की वैल्यू क्या आ गई बेटा? म्यू नॉट एच। ये बी एम क्या आ गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, और नेट मैग्नेटिक फील्ड तो यहां बी नोट लेके चल रहे हो, तो यहां से बी एम को बी नोट में कन्वर्ट कर लो। सीधी सी बात है बेटा, कोई मेटल नहीं है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहां से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल ही होगी, तो बी नोट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। यार एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। अब इसी से हम आगे पढ़ेंगे, देखें बेटा। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर कोई मेटेरियल रख देते हैं बेटा। यहां पर हमने कोई मेटेरियल रख दिया और उसके ऊपर बी नोट तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये मेटेरियल रखते ही बेटा इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ बेटा? Bm। तो Bm इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Bm की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर ये होगी या फिर ये होगी, जो आपने पहले हमें बता दी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, ये तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन दोनों इक्वेशन को भूल जाओ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो बेटा, इसको देखो, मेटेरियल रखते ही यहां से क्या चीज चेंज होगी? H जो अप्लाई कर रखा वो तो चेंज होने वाला नहीं है, तो यहां से मेटेरियल बीच में आते ही वैक्यूम की जगह क्या आ गया बेटा? मेटेरियल आ गया, तो म्यू एम आ जाएगा। यहां पर एक नई इक्वेशन बी एम की, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की एक नई इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। क्या मिल गई? म्यू एम एच। क्या मिल गई बेटा? म्यू एम एच। ओके, तो यहां से ये दो इक्वेशन हमें नहीं मिली। ओके बेटा, तो Bm की वैल्यू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा h है, और यहां से Bm की वैल्यू म्यू एम एच आ रही है। तो यहां से अगर दोनों को कंपेयर करके देखें तो म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखिए बेटा, Bm इज इक्वल्स टू म्यू एम एच, और यहां से Bm की वैल्यू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा h, तो यहां से अगर कंपेयर करें तो म्यू एम जो है वो म्यू नॉट 1 प्लस जीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये जितनी भी देखो 4 इक्वेशन आई बेटा हमारे पास, एक ये और एक ये, चारों इक्वेशन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और ये इक्वेशन यूज होती है बेटा न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिएगा इनके ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या है बेटा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी पहले भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? देखिए बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको बेटा म्यू आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? म्यू आर से, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, ध्यान दीजिए मेरी बात। अभी हमारे पास इक्वेशंस मिली, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मेटेरियल, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो म्यू नोट एच प्लस आई। ओके, दूसरी इक्वेशन हमें इसी की मिली थी, म्यू नोट 1 प्लस जीटा एच। ओके,
फिर हमें बी नोट की वैल्यू मिली म्यू नोट एच, और उसी से हमने कंपेयर करके इसको कहा म्यू, अगर मेटल आ जाता तो म्यू एम एच हो जाएगा, वैक्यूम है तो म्यू नोट एच हो गया, मेटल आ गया तो म्यू एम एच हो गया। फिर हमने कहा कि म्यू एम जो है बेटा वो कितना होता है, म्यू एम कंपेयर किया था ना इसको इसके साथ, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, तो कंपेयर किया म्यू नोट 1 प्लस जीटा, या ये कुछ इक्वेशंस हमारी बेटा आई अभी तक जो हमने स्टडी की है, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है बेटा, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम with respect to magnetic permeability of vacuum, ठीक है। it is the ratio of magnetic permeability in medium and magnetic permeability in vacuum। देखो बेटा सीधी सी बात है कि कोई जब वैक्यूम होता है तो वहां पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी होगी, और जब वहां पर कोई मीडियम आ जाता है तो वहां उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी, तो मीडियम और वैक्यूम के मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच की जो रिलेशन होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये देखो बेटा यहां से आप निकालो म्यू नोट की वैल्यू, सॉरी म्यू एम की निकालो पहले, म्यू एम की एच इसकी डिवाइड में आ जाएगा तो म्यू एम की वैल्यू आएगी वी एम अपॉन में एच, ठीक है बेटा। अच्छा यहां से म्यू नोट की निकालो तो आ जाएगा वी नोट अपॉन में एच, तो एच से एच कैंसिल, म्यू आर की वैल्यू क्या आ गई वी एम अपॉन वी, यानी कि कह सकते हो कि जब कोई मटेरियल हमने किसी मीडियम के अंदर, सॉरी मटेरियल रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो ही हम क्या कहलाता है बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या कहलाएगा बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आगे देखिए बेटा, अब हम एक काम करते हैं, म्यू एम की जो वैल्यू यहां से उठा के इसमें रखते हैं, तो एक चीज हमारे यहां से आएगी रिलेशन, या आर्टिकल के नाम से दे रखा होगा आपकी बुक के अंदर, तो रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जीटा, जीटा और म्यू आर के बीच में रिलेशन बताइए बेटा। तो क्या करेंगे, यहां पर म्यू एम की वैल्यू रखो, देखो म्यू एम की वैल्यू रखो उठा के, तो म्यू नोट 1 प्लस जीटा, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दी, अपॉन में म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, तो म्यू आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस जीटा। क्या आ गई बेटा, 1 प्लस जीटा, समझ में आया, 1 प्लस जीटा, ओके। तो ये है रिलेशन म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा। इट इज अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ओके। क्लियर बेटा ये चीज, चलिए तो ये चीजें थी बेटा हमारी। अब नए भी और फॉर्मूले मिले हमें रिलेटिव परमेबिलिटी का, म्यू एम अपॉन म्यू नोट, तो ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्ट है बेटा, ठीक है। बात आई समझ में सभी को, चलिए बेटा अब हम सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड की बात अभी हमें एग्जांपल भी दिया था, तो सोलेनोइड की अगर हम बात करें तो देखिएगा सोलेनोइड में क्या चीज होती है बेटा, सोलेनोइड के अंदर कॉइल्स होती है ऐसे, ये सोलेनोइड कहलाता है, इसको हम करंट देते हैं आई, तो इस आई करंट हर कॉइल में जाता है, तो एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है V1, दूसरी भी V1, तीसरी भी V1, तो सारे V को जोड़ दिया जाए तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी इनसाइड द सोलेनोइड बेटा। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनसाइड द सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है म्यू नोट एन आई। क्या होता है बेटा, म्यू नोट एन आई। तो यहां से ये कह सकते हो कि यहां पर अगर कोई मटेरियल रख दूं मैं, तो इस मटेरियल के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की, मान लो बी नोट, ये बी नोट ही मान लो चलो, तो बी नोट कितना आ गया, म्यू नोट एन आई। यानी कि एक सोलेनोइड भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता है बेटा। कोई सोलेनोइड भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता है। कितना अप्लाई करेगा, इतना। अगर ये नहीं होता यहाँ पर मटेरियल कोई भी, तो बेटा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, म्यू नोट एन आई होती है वो तो। लेकिन उस केस में हमारे पास बी नोट किसके इक्वल होता है, म्यू नोट एच के इक्वल, जब कोई मेटल नहीं रखा हो, ये हमने पढ़ चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखिए, म्यू एच इज इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, एच की वैल्यू होगी एन आई। ये बेटा एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, एच इज इक्वल्स टू एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ये जरूरी है याद रखना बेटा। यूनिट क्या होती है? एन की। एन आप कहोगे सर एन तो नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। नहीं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ याद हो तो आपको, तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है एन की। ठीक है, तो यहां से यूनिट भी निकाल सकते हो बेटा आप। देखो मीटर इनवर्स और आई के लिए एम्पियर, यही बताई थी मैंने एच की यूनिट पहले भी। तो एच की यूनिट बेटा यही होती है। एक नया फॉर्मूला आ गया एच का फॉर सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड के लिए एच का एक नया फॉर्मूला आ गया। तो आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा, सॉरी जो आर्टिकल्स हमने आज पढ़े हैं बेटा, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल निकालिएगा जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे इनके ऊपर। ऑल दी बेस्ट बेटा एंड थैंक यू सो मच।